दूसरा इसका product of two vectors. Scalar product of two vectors also called as dot product. Formula is a dot b is nothing but ab cos theta. Ab cos theta, where theta is the angle between a bar and b bar. Theta is the angle between a bar and b bar. Theta is the angle between a bar and b bar. Right? जो कि हमारा पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है. वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a डॉट b का वैल्यू 0 है, अगर a डॉट b का वैल्यू 0 है, अगर a डॉट b का वैल्यू 0 है, तो ये कब कब पॉसिबल होगा? ये तब तक पॉसिबल होगा जब a का मैग्नीट्यूड 0. अगर a 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, या तो b 0 हो, या तो b 0 हो. ठीक है, क्लियर समझ में आया? या तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं सिंपल, अगर a 0 है और b 0 है, पहला पॉइंट पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स याद रखना, सबसे पॉइंट पॉइंटर्स ही होता है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंटर्स, इफ a is equal to 0, अगर a का वैल्यू 0 है और b 0 है, अगर a भी 0 है b भी 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा. समझा? क्योंकि अगर 0 आ रहा है तो थीटा क्या रहेगा? अगर आपका a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 0, तो 0 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं. यहाँ से क्लियर है कि थीटा क्या रहेगा? थीटा इज नॉट डिफाइंड. अगर हम लोग को वेक्टर 0 मिल रहा है तो हम लोग को एंगल तो मिलेगा नहीं बीच में. थीटा क्या रहेगा मेरा? नॉट डिफाइंड. तो अगर a 0 है या b 0 है, थीटा क्या रहेगा? देन नॉट डिफाइंड. देन क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली अगर दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 है तो a डॉट b भी 0 होगा. a डॉट b कितना आएगा? a डॉट b भी आएगा 0. ठीक है, ये पहला पॉइंटर. आते हैं सेकंड पॉइंटर पे. सेकंड पॉइंटर क्या है कि अगर थीटा 0 हो गया, अगर थीटा 0 हो गया और a डॉट b कितना हो जाएगा? a डॉट b हो जाएगा a b cos 0. cos 0 1 होता है, इसका आंसर a b आएगा. पैक रूट ऑफ a को हम लोग a बोलते हैं. अगर थीटा 0 हो गया तो ये हो जाएगा a b. ठीक है, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये a b. ठीक है, यहीं से फॉर्मूला बनता है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स a बार डॉट a बार, अभी इनके बीच में एंगल 0 होगा ना. ये भी वेक्टर सेम है, ये भी वेक्टर सेम है, तो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा. इसका आंसर कितना आएगा? a a. a कितना आएगा? a स्क्वायर. इसको हम वैसे लिखते हैं मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर. ये यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी है. I cap dot I cap 1, j cap dot j cap 1, k cap dot k cap 1. But what is b bar dot b bar? Mod of b का होल स्क्वायर. क्योंकि इसके बीच में थीटा कितना रहेगा? 1 0 रहेगा. ठीक है, क्योंकि एंगल ही नहीं है, तो cos 0 1 होता है, तो a कितना रहेगा? मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर. ठीक है, ये अच्छे से याद रखना. ये कंडीशन को कब यूज करते हैं? when lines are parallel. अगर लाइंस पैरेलल है तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं. ये समझ में आया? मूविंग ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका? थर्ड प्रॉपर्टी है अगर थीटा का वैल्यू पाई हो गया, अगर थीटा का वैल्यू पाई हो गया, सो थीटा का वैल्यू पाई हो गया, तो a बार डॉट b बार कितना आएगा मालूम है आपको? इसका आंसर आएगा -a. रीजन क्या है इसका? cos 180 -1 होता है, -a. cos 180 कितना होता है? -1. तो कितना आएगा? -a. फोर्थ क्या रहेगा? अगर थीटा आपका 90 है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है फोर्थ वाला, अगर थीटा आपका 90 है मतलब परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b कितना आएगा? cos 90 0 होता है, तो a डॉट b कितना आएगा? a बार डॉट b बार कितना आएगा? 0 हो जाएगा. a b cos 90 0 होता है तो पूरे टर्म को 0 बना देगा. ठीक है, तो अगर थीटा 90 आया तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा a डॉट b कितना होगा? 0. a डॉट b कितना होगा? 0. हाँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a बार एंड b बार जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर और दूसरा नाम हम लोग यूज करते हैं ऑर्थोगोनल. या तो परपेंडिकुलर या तो ऑर्थोगोनल. तो a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. या तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे या तो ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे. ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो, एक ही बात है. ठीक है, तो अगर आपका a बार डॉट b बार 0 आता है, अगर आपका a बार डॉट b बार 0 आता है, दैट मींस बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और दे कैन बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर.
श्योर समझा रहेगा अच्छे से। A bar and B bar are perpendicular or they can be orthogonal to each other or they can be orthogonal to each other। ठीक है, इतना समझा, आगे मूव करते हैं। ऑर्थोगोनल बताओ ना। एक बार आपका आवाज कम हो रहा है, बोलो। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ही ऑर्थोगोनल है। अच्छा, ऐसा नहीं समझ में आया तो आप ऐसा समझो, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, सब एक ही नाम है, ठीक है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहाँ से आता है, सेट ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड्स मेट करते हैं। ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, तो वही यहीं से आया, यस। समझो। तो ऑर्थो सेंटर नाम है इसका, ऑर्थोगोनल। समझा, क्लियर है ये ऑर्थोगोनल, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव भी है, दैट इज a bar dot b bar can also be written as b bar dot a bar, can also be written as b bar dot a bar, ठीक है। ये कम्यूटेटिव भी है, तो a bar dot b bar can also be written as what, b bar dot a bar। फिर आप याद रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, सम नंबर 5 पे। 5 क्या हमारा, 5 की जगह दो वेक्टर्स है मेरे पास, a bar dot b plus c, a bar dot b plus c। इसका आंसर कैसा आएगा, a bar dot b bar plus a bar dot c bar। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, a bar dot b bar plus a bar dot c bar, a bar dot b bar plus a bar dot c bar, ठीक है। मूविंग ऑन द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला कि अगर a bar और b bar दो वेक्टर्स हैं, अगर a bar और b bar ये दो वेक्टर्स हैं, if a bar and b bar are two vectors and m comma n are scalars और m comma n ये दो स्केलर्स हैं। अगर a बार और b बार ये दो वेक्टर्स है और m और n इसके स्केलर्स हैं, तो पहला प्रॉपर्टी क्या आएगा इसमें, फर्स्ट वन आएगा कि m टाइम्स ऑफ a बार इनटू n टाइम्स ऑफ b बार, दोनों अलग अलग देखो, m टाइम्स ऑफ a बार n टाइम्स ऑफ b बार, दोनों अलग अलग है, तो स्केलर्स आपस में बाहर आ जाएंगे m n, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a बार डॉट b बार। स्केलर से टेकन आउटसाइड, जो स्केलर है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। वैसे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसका, सेकंड प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे पहला स्केलर जो है m के साथ, a के साथ है, तो m a टाइम्स ऑफ b बार, आप इस तरह m को बाहर ला सकते हैं, तो m स्केलर बाहर आ गया तो a बार डॉट b बार, या तो आप स्केलर को b के साथ दे सकते हो m टाइम्स ऑफ b बार। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब आया इसके बाद हम लोग सेवेंथ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो आपका मैग्नीट्यूड है a डॉट b का, ये हमेशा छोटा रहेगा इसके साथ, mod of a into mod of b के साथ। magnitude of a dot b bar is nothing but less than or always equal to mod of a bar into mod of b bar, ठीक है। dot product is always less than equal to product of the single magnitude, product of the single magnitude, product of the single magnitude, ठीक है। और लास्ट आया इसमें, अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला इसका, cos थीटा इज इक्वल टू a bar dot b bar अपॉन mod of a bar into mod of b bar। ये मेरा फॉर्मूला हो गया cos थीटा का। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन mod of a into mod of b, a डॉट b अपॉन mod of a into mod of b। कंफर्म को इतना समझ में आ गया, एक बार प्रॉपर्टी देखिए मैडम, इस सब प्रॉपर्टी सबको हेल्प करेगा सम सॉल्व करने में, देखिए अच्छे से। ये प्रॉब्लम समझो सबको इतना।
देख लो, अच्छी समझ आएगी ना एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? देख के बताओ, फटाफट कंफर्म करो। यस। कितना आगे? अटारह हो गया, ठीक है। तो ये जितने प्रॉपर्टीज लिखा है मैंने, इतने प्रॉपर्टीज ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, अगर इतने पढ़ लिया हमने तो इतने इनफ है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हटाओ इसमें। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्शन का प्रॉपर्टी। हाउ व्हाट इज प्रोजेक्शन? आपने फिजिक्स में पढ़ा जाएगा प्रोजेक्शन के बारे में, यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं प्रोजेक्शन के ऊपर। प्रोजेक्शन होता क्या है, पहले टॉपिक का नाम लेते हैं। ये भी एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट का ही पार्ट है, प्रोजेक्शन। ठीक है, डायग्राम देखो तो समझ में आएगा। मान लो कि ये मेरा एक वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मेरा एक वेक्टर पी आर वेक्टर। ये पी क्यू वेक्टर है, ये पी आर वेक्टर है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हमको क्या करना है ना, हमको पी आर को पी क्यू पे प्रोजेक्ट करना है। तो पी आर को पी क्यू पे प्रोजेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर। तो अभी मान लो कि पी आर वेक्टर जो है ये बी बार है, मान लेते हैं कि ये बी बार है, और ये थीटा रहेगा बीच में एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हमको पता है कि ये जो है, ये जो है, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया ना। दिस पार्ट इज व्हाट जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये अगर मैं इसको पी एम बोल देता हूँ, अगर इसको मैंने पी एम बोल दिया, तो पी एम क्या है? पी एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी आर। आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा अच्छे से, इसको मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पी एम क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ पी आर। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे पी एम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी एम। तो गाइस आप लोग बताओ कि पी एम क्या होना चाहिए? पी एम, हम लोगों ने सबने कॉस थीटा फॉर्मूला पढ़ा है। और इस बेसिक कॉस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एडजेसेंट कितना है इसका? ये 90 हो गया, राइट। एडजेसेंट कितना है इसका? पीएम। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया इसका? पीआर। ये है ना cos थीटा। तो देयरफॉर अगर मैंने पीएम को सेम रखा, पीआर कितना है गाइस? पीआर है मेरा मॉड ऑफ बी। पीआर कितना हो जाएगा? पीआर हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ बी, और ये मॉड ऑफ बी cos थीटा। तो पीएम का वैल्यू कितना आएगा? पीएम का वैल्यू आएगा mod of b cos theta. This is the value of p. pm का वैल्यू कितना आएगा? mod of b cos theta. mod of b cos theta. देखो समझा, ये हो गया प्रोजेक्शन। pm is equal to mod of b cos theta. So projection of pr vector on pq vector is nothing but pm. And how we are going to write pm? pm is nothing but mod of b cos theta. कितना आया? mod of b cos theta. mod of b cos theta. अब एक्चुअली में यहाँ पे अगर मेरे पास एंगल नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन सिंप्लीफाई दिस इनटू अ बेटर फॉर्मूला। कैसे? pm वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी मॉड ऑफ आ गया, यहाँ पे मॉड ऑफ भी आ गया, यहाँ पे आ गया cos थीटा। आपने ऊपर मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, आप नीचे भी मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कितना आएगा आंसर? देखो pm इज इक्वल टू ए बी cos थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ए बी cos थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ठीक है। जो कि मेरा कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, जो आपको इजी होगी पढ़ने में। पहला, अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार फाइंड करना है, अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार फाइंड करना है तो क्या होगा? सेकंड, अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार फाइंड करना है तो क्या होगा? और थर्ड, अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ
ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर फाइंड करना है तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर तो क्या होगा, ठीक है, इन तीनों का फॉर्मूला। तो पहले पे आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का डॉट प्रोडक्ट, समझा, दोनों का, अगर समझो यहाँ पे पी क्यू को मैंने मॉड ऑफ ए बोला है, याद रखना, ये मॉड ऑफ ए, ये क्या है, मॉड ऑफ ए है, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा फॉर्मूला, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग, इतना ही पढ़ते हैं, मेन फॉर्मूला जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी बार और ए बार क्या होगा, इसका भी आंसर होगा ए बार डॉट बी बार, बट किस पे प्रोजेक्ट हो रहा है ये किस पे प्रोजेक्ट होगा, बी बार पे ना, तो बी बार आएगा, नहीं ए बार पे तो ए बार आएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ, नहीं समझा, नहीं समझा, प्रोजेक्शन समझा, डायग्राम बना के देखो ना, डायग्राम भी बनाया ना, डायग्राम भी बनाया ना, एक ए बार किधर आएगा, वही बता रहा था, सुनो ध्यान दो, चलो ठीक है। मान लो कि पी क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर और पी आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हटा देते हैं इसको, सीधा सीधा शॉर्टकट में पढ़ते हैं ना, लंबा क्यों पड़ेगा। ये मेरा ए बार, ये मेरा बी बार, ठीक है, ये ए बार ये बी बार। अब मुझे बी बार को ना ए बार पे प्रोजेक्ट करना है, ऐसा बोल सकता हूं मैं कि ए बार को बी बार पे प्रोजेक्ट करना है। तो कैसे प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोजेक्शन नथिंग बट उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जितना डिस्टेंस आता है वो प्रोजेक्शन होता है। ये मेरा प्रोजेक्शन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये मेरा प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये चीज को नाम मैंने हाईलाइट किया, ये कहता है ये ए बार का बी बार पे प्रोजेक्शन है, मतलब अगर ए बार को बी बार पे उतारना है तो इतना ही डिस्टेंस आएगा, परछाई जैसा होता है ना वैसे ही वो समझ लीजिए। तो अगर ए बार को बी बार को उतारना है तो ऐसे इतना ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट प्रोजेक्शन है जिसका ए बार का बी बार पे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, एंगल रहेगा थीटा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो मैं आप ये लिख रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार कितना रहेगा, ये प्रोजेक्शन है ना। अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए ये पूरा बी है, ये पूरा बी है, ये पूरा बी बार है, तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए बार कॉस थीटा, क्या बन जाएगा ये, मॉड ऑफ ए बार कॉस थीटा, बोलो समझा भी है। अब समझा समझा सर, ये वाला पार्ट मॉड ऑफ ए बार कॉस थीटा, बट प्रोजेक्शन में आपके पास थीटा अगर नहीं रहेगा तो कैसे ढूंढोगे आप, आपके पास थीटा नहीं है, तो हम लोग क्या करें, थीटा नहीं, हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दूसरे फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे को ऊपर ए डॉट बी चाहिए, क्या मिसिंग है, बी बार मिसिंग है, मेन फॉर्मूला यही है, आगे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं इसको, तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मैंने ऊपर नीचे बी बार दे दिया, ऊपर भी दे दिया मैंने मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा, और नीचे भी दे दिया मैंने मॉड ऑफ बी बार, अगर ऊपर नीचे मैंने बी बार दे दिया तो न्यूमरेटर बन जाएगा मेरा ए बार डॉट बी बार और डिनोमिनेटर में आएगा मेरा बी बार, समझा सर, देखिए फॉर्मूला लिखा मैंने वहां पे, यस जिसको ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आता है हमेशा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिनोमिनेटर में, ठीक है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट दोनों का और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। आई होप कि समझा रहेगा अच्छे से, क्लियर है, यस सर क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट वन पे। तो इसके ऊपर सम्स देख लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर 5.3 में देखो, ये चैप्टर ना दो जगह पे कंबाइन किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे, वेक्टर्स भी है इसमें और 3D ज्योमेट्री भी है, तो मैं पहले वेक्टर्स कंप्लीट करूंगा, फिर इसमें जो जो सम 3D ज्योमेट्री के उसको बाद में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि 3D ज्योमेट्री के हम लोग को अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है।
फिलहाल आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर समझा रहेगा और इससे प्रॉपर्टी समझ रहेंगे। तो लेट अस मूव टू द सम पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.3 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का जो पहला सम है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट पे है, तो इसको हम 5.4 जब पढ़ेंगे तब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा सम नंबर सेकंड। सबसे पहले इसका हम सेकंड सम देख रहे हैं। ठीक है, फाइव पॉइंट थ्री का सेकंड सम। फाइव पॉइंट तुम्हारा पूरा हो चुका था। ठीक है, 12 के 12 क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए। 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। 5.3 का सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना। क्लियरली बोला गया क्वेश्चन में गाइस कि अगर ए बार और बी बार ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर, तो गाइस पहला ये काम हमारा इजी हो गया कि अगर ए बार और बी बार ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ए बार एंड बी बार आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, A bar and B bar are two perpendicular vectors. So अगर A bar और B bar ये दो perpendicular vectors हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। So A bar and B bar are two perpendicular vectors. So therefore you can say that A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar और इसका आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। ठीक है, इतना समझ में आया। आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। तो पहले हम लोग लेंगे इसका एलएचएस। तो इसका एलएचएस कितना दिया? इसका एलएचएस दिया है ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर, ये इसका एलएचएस है। तो होल स्क्वायर अभी मैंने जस्ट पढ़ा, आपको इसको ब्रेक कर सकते हो कैसे? दो बार में। तो ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार, ऐसे दो बार में ब्रेक कर सकते हैं। ना लगा लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए बार डॉट ए बार कितना आएगा? मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। ए बार डॉट बी बार इज ए डॉट बी, बी बार डॉट ए बार इज बी डॉट ए। अब बी बार डॉट बी बार कितना आएगा? मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ए डॉट बी डॉट ए 0 है क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसका आंसर कितना आएगा? मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर। तो ये मेरा एलएचएस। ठीक है, वी गॉट द एलएचएस। अब आते हैं आरएचएस पे। तो आरएचएस में क्या दिया है? आरएचएस में दिया है ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। क्या दिया है? ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। तो ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए बार माइनस बी बार, और यहाँ पे भी आएगा ए बार माइनस बी बार। ठीक है, तो ए बार इंटू ए बार कितना आएगा? मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। ए बार इंटू माइनस बी बार इज माइनस ए बार डॉट बी बार, दिस इज माइनस बी बार डॉट ए बार, माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बच रहा है मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर, ये 0 है, ये 0 है, राइट। तो कितना बचेगा फाइनली? मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर। तो एलएचएस आरएचएस सेम नहीं आ रहे थे, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट कि आपका एलएचएस आरएचएस क्या है? दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो देयरफॉर यू कैन से दैट फाइनली कि ए बार प्लस बी बार का जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर का, वो सेम आएगा किसके साथ? ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। कुछ नहीं था समझ, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे ये पढ़ना था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट को 0 लेकर हमने एलएचएस आरएचएस प्रूफ किया। इसका कंफर्म करो, समझा गया? प्रॉपर्टी बेसिस समझा। ठीक है सर यहाँ पर ए डॉट ए को हम 1 नहीं ले सकते? किसको? ए डॉट ए को? ए डॉट ए यूनिट वेक्टर्स नहीं दिया ना कहीं पे। अगर यूनिट वेक्टर दिया होता तो 1 लेते थे। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, क्योंकि हमको पता है कि आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बट ये दो वेक्टर्स बोला है, यूनिट वेक्टर्स नहीं बोला। अगर ये यूनिट वेक्टर बोला होता तो हम ए डॉट ए को 1 लेते थे। समझा? क्लियर? ये एक वेक्टर
xi प्लस yj प्लस zk दिया है, मेरे को नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बिकॉज अननोन है। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी भी लिखाना बाकी है, ठीक है, हटाना इसको। So we're done with question number 2। इसका फर्स्ट सम जो था वो क्रॉस प्रोडक्ट पे था, ठीक है। इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी लिखाना मैं भूल गया शायद, नोट कर लोगे तो बेटर रहेगा कि i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू k कैप डॉट k कैप। इन सबका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, इनका वैल्यू कितना रहेगा, हमेशा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है। I is unit vector along x axis, j is unit vector along y axis, k is unit vector along z axis। हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा रहेगा ये, ठीक है, 11 वेक्टर्स में, ठीक है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा कि i कैप डॉट j कैप, या इसको ऐसा बोलो j कैप डॉट i कैप, ये आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। क्यों, देख के समझ में आ रहा है कि i और j दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सेम वे j cap dot k cap is equal to k cap dot j cap, इसका भी आंसर क्या आएगा, हमेशा 0, बिकॉज j और k आपस में परपेंडिकुलर है। सेम वे i cap dot k cap is equal to k cap dot i cap, इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा 0, बिकॉज i और k आपस में परपेंडिकुलर है। ये चीज समझ में आया। ये क्या हो गया, i डॉट i 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये सब 0 क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये तो बता रहा है कि आपको कम्यूटेटिव है। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स है, और दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अंडरस्टूड, कंफर्म करोगे, नीचे समझा एवरीवन? Yes. Yes. चलते सम नंबर 4 पे, हटाना, ठीक है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो जैसे होता है। सम नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है, थर्ड सम तो रुक के करेंगे, पहले फोर्थ सम पे आते हैं। फोर्थ सम में बोला गया है प्रूफ करने के लिए कि एक वेक्टर दिया है pi प्लस qj प्लस rk, इसको हम लोग a बार ले लेते हैं, इसको बोले थे हम लोग a बार। a बार कितना दिया आपको, pi कैप प्लस qj कैप प्लस rk कैप, कितना दिया एक बार, pi कैप प्लस qj कैप प्लस rk कैप ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे p दिया है 2, q दिया है 3, r दिया है 4। हमको बताना है कि शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन x एक्सिस, देन प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन y एक्सिस, देन प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन z एक्सिस। इन तीनों के जो प्रोजेक्शंस आएंगे, इनको जब सम करोगे तो कितना आएगा, आंसर 9 आएगा, ये बताने बोल रहा है। क्वेश्चन सुनो, शो दैट द सम ऑफ द प्रोजेक्शन of given vector on the coordinate axis। I hope you all know coordinate axis क्या होता है, x axis, y axis and z axis। चलो पहला निकालते हैं, पहला निकाल के फिर सिमिलरली ले लेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a बार on x axis, प्रोजेक्शन ऑफ a बार on x axis, a बार को x axis पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने जस्ट पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का प्रोजेक्शन कैसा होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिसपे प्रोजेक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन x एक्सिस कितना होगा, a बार डॉट x एक्सिस का क्या है, x एक्सिस का i कैप है ना, a बार डॉट i कैप अपॉन मॉड ऑफ i कैप, ठीक है ना, a बार डॉट i कैप अपॉन मॉड ऑफ i कैप। अभी मुझको पता है मॉड ऑफ i कैप तो 1 होता है गाइस। a बार कितना है मेरा, a बार है मेरा pi कैप प्लस qj कैप प्लस rk कैप, ये हो गया a बार डॉट i डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो i मल्टीप्लाई होगा, g और k तो गायब हो गया, क्योंकि g और k तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा p। और अगर क्वेश्चन पढ़ दो तो p का वैल्यू आपको 2 दिया, तो प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन x एक्सिस कितना हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन y एक्सिस कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन y एक्सिस कितना होगा, इसका आंसर आएगा q।
और क्यू का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, क्यू का वैल्यू आपको दिया है 3। सेम अगर मैं बोलूं आपको कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस कितना होगा आर, और आर का वैल्यू कितना दिया है 4, ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया है 4। तो इन सबको प्रोजेक्शन को अगर ऐड किया तो सम ऑफ दिस प्रोजेक्शन कितना होगा इसका आता है, तो देयरफॉर यू कैन से दैट सम ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज इक्वल टू कितना है भाई, पहला प्रोजेक्शन आपका 2 है, सम ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज p प्लस q प्लस r, ठीक है, तो p कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है 4 है, कितना आ गया आंसर 9, और ये प्रूफ करने बोला है, सो दैट सम ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज 9। देखो समझा, कंफर्म करो, समझ में आया सबको ये सम ऑफ दिस प्रोजेक्शन, एवरीवन अंडरस्टूड, यस Yes. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, तो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गया हमारा, ठीक है, लेट अस मूव टू द 5th क्वेश्चन। द 5th क्वेश्चन में कहना है स्टेटमेंट प्रूफ करने बोला है, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हां, ये कहना है स्टेटमेंट वाला समय, ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है और बोला गया कि इसके सब साइड्स इक्वल है, all sides of a quadrilateral are equal in length and opposite sides are parallel, opposite sides parallel है, इसको नाम ले लेते हैं a b c d, ये हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल का लेंथ a b c d, ठीक है, तो इसके डायगोनल्स बना लेते हैं, ये हो जाएगा ac, ये हो जाएगा मेरा bd, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, वेक्टर मैट्रिक्स से प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर, हमको प्रूफ करना है कि ac और bd परपेंडिकुलर है, तो अगर ac और bd को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है गाइस, तो एक ही तरीका है इसको प्रूफ करने का, क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो, तो ac का और bd का डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा देंगे हम लोग 0, ac into bd का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि abcd मेरा क्वाड्रिलेटरल है, लेट abcd बी अ क्वाड्रिलेटरल। अब हमको बोला गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में सब साइड्स का लेंथ सेम है, हमको क्लियरली बोला गया कि इस क्वाड्रिलेटरल में ईच साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सबका लेंथ सेम है, तो सबका लेंथ सेम है, तो हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ AB वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड ऑफ BC वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ CD वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ AC वेक्टर। चलेगा, हर एक का लेंथ सेम है, तो अगर हर एक का लेंथ सेम है तो हम लोग यहाँ पे हर एक के साइड्स का मैग्नीट्यूड लेके इक्वल कर सकते हैं। और दूसरा क्या बोला है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स में क्या आता है, ऑपोजिट साइड्स में आएगा आपका AB इज पैरेलल टू DC, तो AB वेक्टर इज पैरेलल टू DC वेक्टर, एंड दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपका AD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर, ठीक है ना, ये चीज दिया है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दिया तो वही लिखा है मैंने। अब हमारा अल्टीमेटली एम क्या है यहाँ पे, हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल्स को परपेंडिकुलर करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को AC डॉट BD को 0 लाना होगा, अगर मैंने AC डॉट BD को 0 लाया मेरा काम हो जाएगा, अगर मैंने AC डॉट BD को 0 लाया तो मेरा काम हो जाएगा, अगर AC और BD का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वी कैन क्लियरली से दैट yes both the vectors are perpendicular, दोनों वेक्टर्स का होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो पहले हम लोग AC निकालते हैं, नाउ लेट अस फाइंड AC वेक्टर। तो AC वेक्टर कैसे आएगा, AC वेक्टर कैसे आएगा, तो AC वेक्टर को हम लोग निकालना चाहते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे AB प्लस BC, तो AC कैसे आएगा AB प्लस BC, ठीक है,
ए बी प्लस बी सी, ठीक है। एंड दूसरा, अगर मुझे बी डी निकालना है तो ट्राइंगल लॉ से बी डी कितना आएगा, बी डी ये हो गया ना, बी डी आएगा बी सी प्लस सी डी, ऐसा आएगा बी सी प्लस सी डी, या तो आप ऐसा भी जा सकते हो बी ए प्लस ए डी, जैसे बी ए बार प्लस ए डी बार, बी ए बार प्लस ए डी बार, बी ए बार प्लस ए डी बार, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं कोई बात बताऊं, क्या हम लोग बी ए बार को अगर मैं उल्टा लेके जाऊं, ये बी ए हो गया, बट अगर इसको उल्टा लेके जाऊं ऐसा लिखा माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, पढ़ा था हमने ऑपोजिट इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो बी ए को मैं माइनस ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए बी प्लस ए डी, चलेगा। अच्छा, ए डी और ए डी इधर है, ए बी बी सी सी डी, यहाँ पे ए डी आएगा ना यार, बता दो मुझे आपको, ठीक है। तो ए डी और बी सी दोनों सेम है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए बी प्लस ए डी, ए डी के पे बी सी आ सकता है, ए डी के पे क्या आ सकता है, बी सी आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, समझा। अब बोलोगे सर कैसे, मैं आपको फिर से बता दूं, ये देखो दो वेक्टर्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, हमने पढ़ा था दो वेक्टर्स पैरेलल भी होंगे इक्वल भी होंगे, उनको हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। तो ए बी और डी सी क्या हो गया गाइस, ए बी और डी सी पैरेलल है कि नहीं है, और लेंथ में भी इक्वल है, और ए बी और डी सी पैरेलल भी है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, डी सी वेक्टर, ठीक है ना, समझा। लिख के दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा देते हैं कि पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, आप बताते हैं ए डी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी को पैरेलल है और ए डी बी सी को पैरेलल है, तो वेक्टर्स का लेंथ भी इक्वल है, वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी है, तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल लेंथ के भी और पैरेलल भी है तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा कंक्लूजन कि ए बी वेक्टर जो है सर, ए बी वेक्टर जो रहेगा वो डी सी वेक्टर से इक्वल रहेगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी सी और दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया मेरा कंक्लूजन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, कि आगे हेल्प करेगा हमें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। हमारा एम क्या है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर तभी होगा जब AC और BD का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि करके, लेट अस फाइंड द फर्स्ट डायगोनल। तो पहला डायगोनल क्या है मेरा, AC, तो AC वेक्टर कितना आएगा मेरा, AC वेक्टर आएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला डायगोनल। अब दूसरा डायगोनल निकालते हैं, दूसरा डायगोनल कौन है मेरा, BD वेक्टर, सो BD वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर। नाउ BA वेक्टर का अगर मैं घुमाऊं तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ AB वेक्टर माइनस AB प्लस AD, ठीक है, माइनस AB प्लस AD। हमने जस्ट देखा ऊपर कि माइनस AB अगर मैं सेम रखता हूँ तो AD के जगह पे मैं BC लिख सकता हूँ, यस दे आर इक्वल, सो AD के जगह पे मैंने BC लिख दिया, ठीक है। कहाँ से आया है, फ्रॉम टू, कहाँ से आया ये, फ्रॉम टू। अगर इसको मैं ऐसा घुमा के लिखना चाहूँ तो इसको माइनस A प्लस B को मैं B माइनस AB लिख सकता हूँ ना, BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर, BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। मेरे पास AC वेक्टर भी है, मेरे पास BD वेक्टर भी है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूंगा और देखूंगा कि इसका आंसर 0 आता है क्या। तो AC वेक्टर डॉट BD वेक्टर, इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो AC कितना है मेरे पास, AC है मेरे पास AB प्लस BC, ये हो गया मेरे पास AC वेक्टर। AC कितना है, AB प्लस BC, और BD कितना है मेरे पास, BD है मेरे पास BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर, BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले AB से मल्टीप्लाई करते हैं, सो AB इंटू BC आएगा इधर, AB इंटू BC, फिर आएगा AB इंटू AB इज माइनस AB का होल स्क्वायर, माइनस AB के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, प्लस BC इंटू BC इज मॉड ऑफ BC वेक्टर का होल स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस AB डॉट BC, माइनस AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर, समझा गाइस। ये और ये कट हो जाएगा। अब आपको पता है कि आप AB वेक्टर बोलो या BC वेक्टर बोलो, दोनों एक ही है, मॉड ऑफ AB वेक्टर द होल स्क्वायर
BC को मैं AB लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ AB का होल स्क्वायर। कहाँ से मिला तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम, यहाँ पे कहाँ से आया था, यहाँ फ्रॉम सेकंड से आया था, यहाँ पे कहाँ से आया फ्रॉम फर्स्ट, तो therefore you can say that yes the answer is 0। तो अगर AC वेक्टर डॉट BC BD वेक्टर 0 आता है, AD AC और BD अगर 0 आता है, तो what can we say, therefore you can say that the diagonals are perpendicular to each other। You can say that yes the diagonals are perpendicular to each other। The diagonals are what? The diagonals are perpendicular to each other। देख लो समझ में आया? The diagonals are perpendicular to each other। एक बार हमको देख के लो फिर कंफर्म करो, समझा कि हमको एक बार देख के लो अच्छे से, जो नहीं समझा पूछो मुझे। क्लियर है गाइस? समझा सबको ये? अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना है, सिंपल। दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना है। डन? अंडरस्टूड? सभी को समझा? ठीक है? Yes. हाँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम नंबर 6। अच्छा सम नंबर 6 में हम लोग सब कुछ नहीं करने वाले हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, पता लगाओ कि ए और बी ऑर्थोगोनल है कि पैरेलल है कि दोनों नहीं है। हमको पता लगाना है कि हमारा ए और बी जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल? परपेंडिकुलर है क्या। तो परपेंडिकुलर कब होगा? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पैरेलल कब होगा? जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। और अगर दोनों भी नहीं हो रहा है, ना तो ये परपेंडिकुलर है ना तो ये पैरेलल है। ठीक है, लेट अस चेक द सम, द वेरी फर्स्ट सम। फर्स्ट सम कितना दिया देखो, a बार इज इक्वल टू -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप। ये दिया मेरे को a बार। b बार कितना दिया है? b बार दिया है 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। ठीक है, a बार भी है मेरे पास और b बार भी है मेरे पास। ठीक है, मेरे को चेक करना है कि मेरा आंसर कितना आ रहा है। ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है कि आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि ये देखो 3 6 15 9 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा, ये भी देखो 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो कहीं ना कहीं रिलेशन ही बन रहा है यहाँ पे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कैसे? देखो 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना आएगा? -3i कैप। ठीक है, साइन सेम है दोनों का, माइनस कॉमन निकालता है तो -3 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने -3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आएगा क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3i कैप, इधर आएगा -2j कैप, साइन चेंज होगा ना, इधर आएगा -5k कैप। ठीक है, अब निकालते हैं b बार। b बार कितना दिया है? 6i कैप -4j कैप -10k कैप, ये हो गया b बार। तो गाइस इसमें अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा? 3i कैप -2j कैप -5k कैप। ठीक है, इतना समझ में आया? या तो डाउट ही नहीं रहेगा किसी को। तो आप देख सकते हो कि a बार के जगह पे मैं लिख सकता हूँ -3 और इन प्लेस ऑफ a 3i -2j -5k। दिख रहा है क्या? ये b बार है ना, b बार डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या मैं 3i -2j -5k 3i -2j -5k पे b बार अपॉन 2 लिख सकता हूँ? तो लिख दिया मैंने b बार अपॉन 2। क्या लिख रहे हो आप? एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, मैंने आपको कितनी बार बताया था ये
कि अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल रहता है तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं. So we can say that A is a scalar multiple of B. A bar is scalar multiple of B bar, and therefore what can we say about A bar and B bar? Therefore A bar and B bar are parallel vectors. क्या रहेगा A bar और B bar? हमारा A bar और B bar क्या रहेगा? The A bar and B bar are nothing but these are the parallel vectors. A bar and B bar are parallel vectors. I need a confirmation. ऐसा कौन सिखाया मैंने? जो confirm करो समझ में आएगा. Everyone understood? A bar and B bar are parallel vectors. Yes. ठीक है. नेक्स्ट सम पे आते हैं इसके. 18 इसको सिंपल था. अगला पूछा गया बताओ ऑर्थोगोनल है क्या. ऑर्थोगोनल कब होगा? जब ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा. तो एक सम वो भी करना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए. देखते हैं कौन सा सम मेरे को ऑर्थोगोनल मिलता है. तो यहाँ पे तो हम लोग को पहला क्या मिला? पहला पैरेलल मिला. ए बार और बी बार आपस में पैरेलल वेक्टर है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड केस में. 2 5 are 10 3 2 are. तो मेरे को सेकंड वाला ऑर्थोगोनल दिख रहा है सीधा सीधा. तो सेकंड वाले सम पे ध्यान देना. क्या दिया सेकंड वाले सम में? ए बार दिया है. कितना दिया ए बार? 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. ये हो गया ए बार. बी बार कितना दिया है? बी बार दिया आपको 5 टाइम्स ऑफ i कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ k कैप. ठीक है ना. ए बार भी मिल रहा है मुझे और बी बार भी मिल रहा है. अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. ए बार डॉट बी बार निकालो. कितना आएगा? 2y प्लस 3j माइनस k और यहाँ पे आएगा 5i माइनस 2j प्लस 4k. ठीक है. करो मल्टीप्लाई. a1 a2 2 5 are 10 b1 b2 3 into minus 2 minus 6 c1 c2 minus 1 into 4 is minus 4. कितना है आंसर? 0. तो अगर a bar dot b bar 0 आया तो what means is that therefore a bar is orthogonal to b bar. a bar is what? Orthogonal to b bar. ठीक है. सिंपल समझता है ये. a bar is orthogonal to b bar. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो ऑर्थोगोनल होगा. डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो वो ऑर्थोगोनल होगा. ठीक है. आते हैं इसके फोर्थ सम पे. we'll move to fourth sum of this. देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ जो कोलिनियर है, जो पैरेलल है, एक बता रहा हूँ जो ऑर्थोगोनल है और एक बता रहा हूँ जो दोनों भी नहीं है. तो आपको तीनों को तीनों रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए. तो फोर्थ सम में क्या दिया आपको? ए बार दिया है. ए बार कितना दिया है? 4i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप. ठीक है. फिर बी बार कितना दिया है? 5 टाइम्स ऑफ i कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ k कैप. ए बार भी दिया है, बी बार भी दिया है. चेक करो दोनों भी है क्या. पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. पहले ए बार डॉट बी बार निकालते हैं. तो 4i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप. बी बार कितना आएगा? 5 टाइम्स ऑफ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है. करो मल्टीप्लाई. a1 a2 4 5 are 20 minus 1 into minus 2 is plus 2 6 4 are 24. कितना आ रहा है इसका आंसर? 46 and this is not equal to 0. तो देखो ये परपेंडिकुलर तो ये ऑर्थोगोनल तो नहीं है. ठीक है. पहला समझ में आया कि therefore a bar is not orthogonal to b bar. a bar is not orthogonal to b bar. a bar b bar से ऑर्थोगोनल नहीं है. ठीक है. और क्लियरली दिख रहा है कि ये वेक्टर्स में कहीं ना कहीं रिलेशन में नहीं आ रहा है. देखो 4 minus 1 6 5 minus 2 4 कुछ आपस में कम्युनिकेशन नहीं है. 4 कुछ कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे ऊपर, कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते. नीचे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं नहीं. तो क्या एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल बन रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं बन रहा है. ठीक है. क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ऑल्सो a bar is not scalar multiple of b bar. Also a bar is not scalar multiple of b bar. a bar b bar का स्केलर मल्टीपल भी नहीं है. तो अगर a बार b बार का स्केलर मल्टीपल भी नहीं है और अगर a डॉट b बार 0 भी नहीं है तो क्या समझ में आता है? Therefore a is neither parallel nor orthogonal to b bar. ना तो ये पैरेलल है ना तो ये ऑर्थोगोनल है. किसको? b बार को. So a bar is neither parallel nor orthogonal to what? b bar. देखो समझ में आया? कंफर्म.
ऑर्थोगोनल पैरेलल है कि नहीं, ये समझ में आया आपका सबको? यस, Yes. ठीक है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 रहेगा तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आता है तो ये बन जाएगा पैरेलल वेक्टर, और अगर दोनों भी नहीं बन रहा तो ये बनेगा ना तो पैरेलल ना तो ऑर्थोगोनल, ना तो पैरेलल ना तो ऑर्थोगोनल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं, इसमें देखते हैं। बात करते हैं हम लोग सम नंबर 7 का, ठीक है। सम नंबर 7 में हमको बोला गया फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, ठीक है। वर्टिसेस ले लेते हैं पहले। पहला वर्टिसेस P दिया है, P का वर्टिसेस कितना दिया है? 0, -1, -2। Q कितना दिया है? Q दिया आपको 3, 1, 4, और R कितना दिया आपको? R दिया आपको 5, 7, 1। हमको एंगल P फाइंड करना है। एंगल P मतलब यही होगा ना, एंगल P मतलब यही होगा, हमको एंगल P फाइंड करना है। P Q R, और मुझे बोला गया फाइंड एंगल P। एंगल P कैसे ढूंढेंगे आप ध्यान देना, हमको सिर्फ यहाँ पे एंगल P ढूंढना है, ठीक है। हमको ये ढूंढना है, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे दो वेक्टर्स कौन से होंगे? एक PR होगा और एक PQ होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और इनके बीच का एंगल P निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक पोजीशन वेक्टर का नामकरण कर लेते हैं। लेट P बार, Q बार एंड R बार be position vectors of P, Q and R respectively, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इसके पोजीशन वेक्टर बना लेता हूँ। तो P बार कितना बनेगा? P बार बनेगा 0i कैप -j कैप -2k कैप, ये हो गया P बार। Q बार कितना बनेगा? Q बार बनेगा 3i कैप +j कैप +4k कैप, ये हो गया Q बार। और R बार कितना बनेगा? R बार बनेगा हमारे पास 5i कैप +7j कैप +k कैप, ठीक है। P बार, Q बार, R बार सब बना लिया। अब आपको एंगल किसके बीच में चाहिए? PQ और PR के बीच में। तो पहले हम निकालेंगे PQ वेक्टर। सो PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? Q बार माइनस P बार, ये हो गया मेरा PQ वेक्टर, ठीक है। तो निकालो PQ। Q कितना आया मेरे पास? 3i कैप +j कैप +4k कैप, ये हो गया Q बार माइनस P बार। माइनस P बार कितना आएगा? 0i कैप -j कैप -2k कैप। ओपन करते हैं ब्रैकेट। 3i - 0i कितना आएगा? 3i। j माइनस ऑफ माइनस j कितना आएगा? 2j। 4k माइनस ऑफ -2 कितना आएगा? +6k। इतना क्लियर है? तो PQ कितना आएगा? 3i + 2j + 6k, ठीक है। PQ आ गया मेरे पास 3i + 2j + 6k। हमको PQ के बाद PR निकालना है क्योंकि एंगल P यहाँ पे लाई करता है। नाउ वी विल फाइंड PR। सो PR वेक्टर कितना आएगा गाइस? R बार माइनस P बार, R बार माइनस P बार। करते हैं R बार। तो R बार कितना है मेरे पास? 5i कैप +7j कैप +k कैप, ये हो गया मेरे पास R बार। R बार माइनस P बार, P बार कितना आएगा? 0i कैप -j कैप -2k कैप। ओपन करते हैं ब्रैकेट। 5i - 0i is actually 5i. 7j minus of minus j is 8j, ठीक है। एंड k minus of -2k is +3k। मेरे को PR वेक्टर भी मिल गया। PR कितना मिला? 5i + 8j + 3k प्लस, अगर मुझे दोनों बीच का एंगल फाइंड करना है तो उनका भी PQ का मैग्नीट्यूड और PR का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं PQ का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या आएगा? इसका फॉर्मूला √(x² + y² + z²। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। कितना हो गया? √49। √49 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। और उससे हम लोग मॉड ऑफ PR निकालेंगे यहाँ पे। तो मॉड ऑफ PR कितना आएगा? √5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा ये? 64 + 9 73, 73 + 25 √98।
रूट ऑफ 98 का 49 2 जा 7 रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लेट अस यूज द फॉर्मूला। हम लोगों ने सबने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि cos थीटा का फॉर्मूला कितना है। तो नाउ cos थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा अगर मेरे को PQ और PR में चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा अगर मुझे PQ और PR में चाहिए तो cos थीटा कितना जाएगा PQ वेक्टर डॉट PR वेक्टर डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ PR। ठीक है। तो cos थीटा के बदले में ले लेता हूँ cos P, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे cos P बोला निकालने के लिए। मेरे पास दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हैं। Therefore we can say that cos P is equal to PQ वेक्टर कितना है देखो, दिख रहा है PQ आपको कितना है। PQ आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप हो गया PQ। डॉट PR कितना है, PR है आपके पास 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप और डिनोमिनेटर में क्या आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड। तो PQ का मैग्नीट्यूड कितना है 7 और PR का कितना है, PR का है 7 रूट 2। तो न्यूमरेटर में पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। 3 5 are 15 a1 a2 b1 b2 2 6 2 8 are 16 6 3 are 18 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 49 रूट 2। तो ऊपर नीचे क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है मेरे को 49 और नीचे मिल रहा है मुझे 49 रूट 2। सॉल्व करके कितना आएगा 1 बाय रूट 2। तो cos p is equal to 1 by root 2, ठीक है। तो देखो हम बोल सकते हैं देखो cos p which value of cos is 1 by root 2 cos 45 है तो pi by 4 बोलो तो 45 लिखो, जैसे समझ में आता है। देखो कितना आएगा, देखो हमारा एंगल p कितना आएगा, एंगल p आएगा हमारा 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द एंगल p, ठीक है। एंगल p फाइंड करना तो एंगल p कितना आएगा मेरा 45 डिग्री। सम को देख लो एक बार अच्छे समझ में आएगा। मैं तब तक इंक डाल देता हूँ, एक बार देख के लो अच्छे से। सर cos P से एक बार बताओ ना वो फॉर्मूला कैसे। ये वाला फॉर्मूला यस सर यस। देखो ना, प्रॉपर्टी में लास्ट फॉर्मूला लिखा के दिया था मैंने, याद करो। एक फॉर्मूला था ऐसा देखो, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार। याद आया फॉर्मूला? यस सर यस। वही है ना, एक्चुअली में a डॉट b डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है ना, a डॉट b a b cos थीटा। समझा। थीटा नहीं लिया, यहाँ पे p लिया क्योंकि हम लोग को बोला गया कि एंगल p निकालने की, ठीक है। ओके ट्राई करते हैं ना p, तो pq डॉट pr अपॉन मॉड ऑफ pq इनटू मॉड ऑफ pr, ठीक है। देख लो अच्छे से, जो नहीं समझा पूछो। बस चलते हैं नेक्स्ट सम पे आते हैं। सर स्क्रीनशॉट लो, 7th हो गया हमारा, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
क्लास 8 की सम में जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें 8 में कि ए पी क्यू आर ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है, तो हमको बताना है पी डॉट क्यू कितना होगा। पी क्यू आर तीनों यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। तो पी क्यू आर कितना होगा ये बताना है। सुनना क्वेश्चन अच्छे से। मान लेते हैं ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ये ट्राइंगल सी। मान लो कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पी बार है, AC का जो है वो क्यू बार है और BC का जो है वो आर बार है। एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। सो लेट वी कैन से दैट AB वेक्टर को मैंने बोल दिया, लेट AB वेक्टर बी पी बार। AB को हम लोग पी बार बोल सकते हैं, AC को हम लोग बोल देंगे क्यू बार एंड BC को हम लोग बोल देंगे आर बार एंड BC वेक्टर इज इक्वल टू आर बार। तो AB, AC एंड BC वी गॉट ऑल दिस, राइट। नाउ क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि P बार, Q बार, R बार ये क्या है, these are all unit vectors. So P बार, Q बार, R बार ये क्या है, ये सब है unit vectors, ठीक है। So therefore length of AB is equal to length of AC is equal to length of BC। इन तीनों का कितना हो जाएगा, लेंथ 1 हो जाएगा। अगर तीनों यूनिट वेक्टर्स है तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ AC इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो हम लोग ट्रायंगल ABC को क्या कह सकते हैं, हम लोग ट्रायंगल ABC को कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल ABC हो जाएगा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अगर ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं मेरा एंगल A, मेरा एंगल B और मेरा एंगल C तीनों कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, ठीक है ना। पहले क्या मांगा क्वेश्चन में, हमको P डॉट Q मांगा है। क्या मांगा है, P डॉट Q। अभी P डॉट Q किसके बीच में आएगा, A के बीच में आएगा ना, दिख रहा होगा आपको आएगा। P डॉट Q किसके बीच में आएगा, A के बीच में आएगा, जहाँ पे फॉर्मूला बनेगा cos A। तो cos A इज इक्वल टू P बार डॉट Q बार अपॉन मॉड ऑफ P बार इनटू मॉड ऑफ Q बार, ठीक है ना गाइस। समझा अच्छे से इतना, ज्यादा समझा। तो आपको पता है कि cos A, अभी आपको बताया मैंने कि A 60 है, तो cos 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा cos 60। तो cos 60 P डॉट Q हम लोग ढूंढ रहे हैं और हमको ये भी पता है कि P का Q का सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो देखो P बार डॉट Q बार कितना आएगा, P बार डॉट Q बार इज cos 60 और cos 60 कितना आएगा मेरा, हाफ। द आंसर इज P डॉट Q इज हाफ। अंडरस्टूड, कंफर्म करो। ऐसे सेम समय दूसरा P बार डॉट R बार, तो P बार डॉट R मतलब cos B निकालो, तो cos B का भी आंसर हाफ ही आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। Yes. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगला सम हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे cos C निकालने बोलते थे, cos C भी हाफ आता था, तो हर एक एंगल हाफ ही आता था इसमें, हर एक एंगल क्या आता था, हाफ ही आता था। सर इधर पी कैप पूछा है ना, तो चलता है सर, पी बार लिखा तो। यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड 1 है ना, यस। तो कैप बोलो या वेक्टर बोलो एक ही हो गया ना। आई कैप क्यों होता है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है इसके लिए, ठीक है यस ना। समझा। तो कैप बोलो या बार बोलो एक ही है। आप क्वेश्चन में देखो आपको P बार Q बार R बार दिया जाएगा, P बार Q बार R बार आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो कैप बोलो या बार बोलो, अगर यूनिट वेक्टर है तो हम कैप लिखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, समझा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 जो फेवरेट थ्योरम है, पेपर में हर बार पूछते हैं, पेपर में बहुत बार पूछते हैं, ये आप लोगों ने इसको 10th में पढ़ा है सर्कल चैप्टर में, बट अभी आज के लेक्चर में लोग इसको प्रूफ करने वाले बाय वेक्टर मेथड, बाय वेक्टर मेथड। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, आप लोगों को ये पूछा गया है बहुत पहले भी। क्या बोला क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमको ये प्रूव करना है कि जो एंगल सबटेंड हुआ है सेमीसर्कल पे वो राइट एंगल होगा। हम सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये मेरा सर्कल है, तो एंगल सबटेंड ऑन अ सेमीसर्कल, तो मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो ये मेरा डायमीटर हो गया, यहाँ पे एक मेरा एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है।
तो नाम ले लेते हैं, डायमीटर को ले लेते हैं AB, AB मेरा डायमीटर है, ठीक है। P को पॉइंट ले लेते हैं ऑन सेमी सर्कल, हमको प्रूफ करना है कि APB ये 90 डिग्री है। क्या प्रूफ करना है? APB 90 डिग्री है, इसका सेंटर कितना रहेगा? ऑब्वियसली इसका सेंटर C रहेगा। ज्वाइन कर लेते हैं इसको, तो CP रेडियस हो गया, CB रेडियस हो गया, CA रेडियस हो गया, ठीक है। रेडियस सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है रेडियस होता है, क्लियर है इतना? तो CB, CA, CP ये सब क्या हो गया? हमारा रेडियस हो गया। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है वेक्टर मेथड कि APB राइट एंगल है, एंगल एक्सटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। तो एंगल APB क्या होना चाहिए? एंगल APB राइट एंगल होना चाहिए। एंगल APB क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहला लाइन क्या आएगा? लेट AB be the diameter, assume कर लेते हैं, let AB be diameter of a circle with center C, ठीक है, and P is any point on the circle, and P is any point on the circle, and P is any point on the circle other than A and B, A and B को छोड़ के P को कहीं पे भी ले लेते हैं, A और B को छोड़ के। तो AB क्या है मेरा? AB मेरा डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, सेंटर क्या रहेगा इसका? C, और P क्या रहेगा? P कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, A और B को छोड़ के, A और B को छोड़ के। तो देखो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल APB क्या हो जाएगा? एंगल APB इज एन एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, यही होगा ना, सेमी सर्कल में फैला हुआ। तो एंगल APB इज एन एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, इज एन एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, ठीक है। अब हमको पता है गाइस कि AC CB इन सब का रेडियस सेम रहेगा। तो अगर मैंने AC को R ले लिया तो मुझे CB को -R लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों? गाइस CA का डायरेक्शन क्या है? ये है, और CB का डायरेक्शन क्या है? ये है। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ना क्या आएगा? नेगेटिव वेक्टर आएगा ना। तो CA कितना हो जाएगा मेरा? CA हो जाएगा मेरा A, और CB कितना हो जाएगा मेरा? -A। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो लेट वी कैन से दैट, लेट अगर मैंने CA वेक्टर को R बोला है, so therefore we can say that CB वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास? CB वेक्टर हो जाएगा मेरे पास -R, और CP भी कितना हो जाएगा? CP भी रेडियस ही है तो CP भी R हो जाएगा। CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा R, ठीक है। CA, CB, CP ऑल आर रेडियस, तो तीनों के तीनों रेडियस है, तीनों का रेडियस कितना हो गया? R वेक्टर। बट CA और CB में रिलेशन क्या आएगा? CA और CB डायरेक्शन ऑपोजिट थे, इसकी दोनों में नेगेटिव रिलेशन आ गया। तो CA अगर R वेक्टर है तो CB कितना आएगा? -R होगा। CB कितना आएगा? -R। इतना क्लियर है? यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। या तो अगर आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताओ मैं, तो यहाँ पे लिया है A बार CA, C को लोग ने ओरिजिन पकड़ा है, तो अगर CA A बार है तो CB कितना आएगा? -A बार। तो अगर मैंने CA को A बार लिया तो CB कितना आएगा मेरा? -A बार, और CP को मैंने क्या ले लिया? CP को मैंने ले लिया R बार रेडियस, ठीक है। OA वेक्टर कितना होता है? A बार होता है ना, तो यहाँ पे लोगों ने C को ओरिजिन पकड़ा है, तो CA वेक्टर को A बार लिया और CB वेक्टर को -A बार लिया है। नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज़ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A बार और मैग्नीट्यूड ऑफ R बार दोनों सेम होंगे। द रीजन इज बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। A बार और R बार दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज़ बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। So now let us use the triangle formula, AP वेक्टर प्लस AP वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? AP वेक्टर इज AC प्लस CP, क्या रहेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। AP is nothing but AC plus CP, AC बार प्लस CP बार, ठीक है। मुझे AP वेक्टर चाहिए, तो AC कितना है गाइस? AC मेरे पास A बार है, और CP कितना है मेरे पास? CP मेरे पास R बार है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, A बार प्लस R बार, ठीक है। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे यहाँ पे BP वेक्टर, अब दूसरा निकालेंगे हम लोग यहाँ पे BP वेक्टर। सो BP वेक्टर को मैं लिखता हूँ BC प्लस CP,
क्या लिख सकता हूँ, बीपी को लिख सकता हूँ मैं बीसी प्लस सीपी, बीसी बार प्लस सीपी बार। अब मेरे पास बीसी है ही नहीं, मेरे पास बीसी नहीं है, तो क्या मैं बीसी को माइनस सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बीसी। तो बीसी कितना हो जाएगा गाइस, बीसी हो जाएगा मेरे पास बीसी हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ ए बार, और सीपी कितना हो जाएगा मेरे पास आर बार, ठीक है। कितना क्लियर हुआ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दिख रहा है अच्छे से, देखो गाइस, सीबी अगर मेरा ए बार है तो बीसी कितना होगा, बीसी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना, तो बीसी कितना होगा, बीसी हो जाएगा मेरा माइनस ए बार, ठीक है। ये लोग ने यहाँ पे एसी को ए बार बोला है, तो एसी को ए बार बोला है, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा माइनस ए बार, ये लिखा मैंने। अगर एसी को आप ए बार ले रहे हो तो बीसी को आप माइनस ए बार लोगे। माइनस ए बार प्लस आर बार को अगर अच्छे से लिखा जाए तो कैसे लिखना चाहिए, आर बार माइनस ए बार, ठीक है ना। तो मेरे को एपी भी मिल गया, मेरे को बीपी भी मिल गया। नाउ लेट अस टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो एपी वेक्टर डॉट बीपी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, अगर एपी और बीपी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट मींस इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो 90 होगा तो क्या होगा, सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल राइट एंगल आएगा। तो एपी डॉट बीपी, सो एपी कितना है मेरे पास, एपी है मेरे पास ए प्लस आर। ए प्लस आर को अगर आर प्लस ए लिखा तो कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। सो ए प्लस आर को अगर मैंने सर वो आर, बीसी को माइनस ऑफ माइनस से लिखने पड़ेगा, क्या बोल रहा हूँ, आवाज बोलो। बीसी को माइनस ऑफ माइनस से आएगा ना उधर। देखो अच्छे से ध्यान दो, ये मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। डिजाइन में फिर से बताता हूँ एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सुनना, हम लोग ने यहाँ पे एसी को ए बार लिया है। अगर एसी को ए बार लिया है तो आप बताओ कि अगर एसी को ए बार लिया है, एसी, ठीक है, तो एसी ए बार है तो सीबी भी ए बार है मैग्नीट्यूड के टर्म में। बीसी कितना होगा, माइनस ए बार। माइनस, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, इसलिए माइनस ए बार, ठीक है। तब यहाँ पे क्या आएगा, एपी कितना आएगा, एपी आएगा एसी प्लस सीपी, ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन ना, एपी इज नथिंग बट एसी प्लस सीपी। तो एसी कितना है मेरा ए बार और सीपी कितना है मेरा आर बार। सो ए बार प्लस आर बार को आप आर बार प्लस ए बार भी लिख सकते हो, राइट। आगे एपी, अब निकालते हैं बीपी वेक्टर। सो बीपी वेक्टर कितना होगा, बीसी प्लस सीपी ना, कितना आएगा, बीसी बार प्लस सीपी बार, ठीक है। तो बीसी कितना है मेरे पास, बीसी है मेरे पास माइनस ए बार प्लस आर बार। सो माइनस ए बार प्लस आर बार कितना आएगा आंसर, आर बार माइनस ए बार, अंडरस्टूड, ठीक है। तो Yes. एपी मिल गया, बीपी मिल गया। अब एपी का क्या है वेक्टर, एपी है मेरे पास आर बार प्लस ए बार, ये हो गया एपी। और बीपी कितना है मेरे पास, बीपी है मेरे पास आर बार माइनस ए बार। डॉट प्रोडक्ट लगाओ इस पे, आर इंटू आर मॉड ऑफ आर बार का होल स्क्वायर। अगला कितना आएगा, माइनस ए बार डॉट आर बार, ये कितना आएगा प्लस ए बार डॉट आर बार, और ये कितना आएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए बार द होल स्क्वायर। ए डॉट आर माइनस ए डॉट आर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर। ए और आर का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो मैं मॉड ऑफ ए बार के मॉड ऑफ आर बार का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। नहीं समझा, तो देयरफॉर क्या आएगा आंसर 0। तो अगर AP और BP 0 आ गया, देखो हम बोल सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर टू BP। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, AP इज परपेंडिकुलर टू BP, देयरफॉर परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, एंगल APB कितना आ गया, एंगल APB आ गया 90। यही प्रूफ करना था कि जो एंगल सेमी सर्कल पे रहेगा वो 90 रहेगा। देख लो समझ में आया, लास्ट में स्टेटमेंट, देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। देख लो समझ में अच्छे से कंफर्म करो वीडियो, क्लियर है। यस ठीक है, एक बार देखते लो सब समझ जो पढ़ा है मैंने आज के लेक्चर में। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ के लो। क्वेश्चन नंबर 10 से जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक वो सब 3D ज्योमेट्री के सम्स है। तो 3D ज्योमेट्री का अलग चैप्टर है। एक्सरसाइज 5.3 डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक बार देख के लो पूरा एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका फोर्थ एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसको हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी करेंगे।
बाकी एक बार सेकंड सम से लेके 9th सम तक देख लो, पूरा समझ में आया था। सेकंड टू 9th सम हर एक चीज बताया अच्छे से। वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होगा, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वेक्टर्स कोलिनियर कब होगा, जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सब प्रॉपर्टीज देखो, सब कॉन्सेप्ट देखो अच्छे से, कंफर्म करो कि क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सब समझा गया एवरीवन। क्लास क्लियर है, समझा इतना? यस। ठीक है, Yes. डाउट लग रहा है देख लो अच्छे से एक्सरसाइज में। तो बहुत अच्छे से आज अपना जो प्रॉपर्टी करा है इतना, तो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, और आगे इसके ऊपर जो एंट्रेंस क्वेश्चन है वो भी सब प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। देखो वेक्टर्स एंड 3D के एंट्रेंस क्वेश्चंस इजी आते हैं, आराम से स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि जो बोर्ड्स लेवल है वही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अभी आपको यहाँ पे अगर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे चल के आपको 3D लाइन, प्लेन और ज्योमेट्री में भी ये यूज होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी पढ़ाना बाकी है, इसको हटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया इसको अच्छे से देखने के लिए। अभी इतना मैंने सब पढ़ा दिया, तो एक चीज आपको बता दूं मैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सुनो, इंपॉर्टेंट नोट है, सुनना अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ए बार दिया है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये आपका ए बार है, और आपको बी बार दिया है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये आपके पास दो वेक्टर्स दिए ए बार और बी बार, और आपको ना ए बार डॉट बी बार चाहिए। तो ए बार डॉट बी बार कैसा आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 j, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग भूल गए थे लिखना, उसको लिखना है आपको। ठीक है, अगर ए बार डॉट बी बार निकालना और दो वेक्टर्स आपको दिए, इसके फॉर्मूला क्या होंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। आपको कोई भी स्टेप में अगर डाउट आता था तो आप मुझे पूछना चाहिए था। आई होप कि ये वाला फॉर्मूला समझ में आया सबको। ठीक है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते गए तो सिर्फ आई आई मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसा हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, ए बार को बी बार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ए आई कैप तीनों से मल्टीप्लाई होगा, a2 i से भी, b2 j से भी और c2 k से भी। जब a1 i a2 i से मल्टीप्लाई होगा तो a1 a2 i स्क्वायर आएगा, i स्क्वायर 1 होता है तो a1 a2 बचेगा। जब a1 i b2 j से मल्टीप्लाई होगा तो i into j 0 होता है। जब a1 i c2 k से मल्टीप्लाई होगा तो i into k 0 होता है। अब आएंगे हम लोग b1 j पे, तो b1 j i 0, j j b1 b2, j k 0, तो b1 b2 आएगा सर, k i 0, k j 0, k k c1 c2। बोलो समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के फॉर्मूला क्या बना, a1 a2 प्लस Yes. b1 b2 प्लस
C1 C2 बोलो, समझ में आया? कंफर्म करो। Yes. यस क्या हमारा और दो टॉपिक इस चैप्टर में। पहला टॉपिक का नाम है हमारा जो पेंडिंग है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा रहेगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक और टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग को इस साल के सिलेबस में डिलीट किया गया है। तो हम लोग के पास अभी ये दो टॉपिक और है पढ़ने के लिए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और दूसरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है, हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज, और इजी है दोनों एक्सरसाइज भी। इसमें हम लोग वो वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे जो 3D ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं, क्योंकि 3D ज्योमेट्री एक अलग कॉन्सेप्ट है। 3D ज्योमेट्री की बेसिस पे 3D लाइन और 3D प्लेन भी बनेगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक पेंडिंग है अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। होमवर्क रहेगा आपका आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो प्रॉपर्टी अच्छे से कर लो, और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर करो। सबसे इंपॉर्टेंट सम था उसमें कौन सा? द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। पेपर में बहुत बार पूछा गया है वो एज अ थ्योरम, बहुत बार आया एज अ थ्योरम। मैं चाहता हूँ कि वो सम को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि थ्योरम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है उसका, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इतने क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.3 का along with the properties and all. We'll meet in the next lecture and we'll continue with exercise 5.4. Thank you everyone. Bye bye and take care. Bye guys.